मुंबई में कई बार ब्लास्ट हुए। सीरियल ब्लास्ट का मुंबई के साथ नाता है। मुंबई के ट्रेन में ब्लास्ट हुए थे। आपको याद होगा कि 7 स्टेशन पर ट्रेन में शाम के समय ब्लास्ट हुआ था। उस समय हम लोग दादर के हमारे बीजेपी कार्यालय में थे। पहली ब्लास्ट हुई तो मुझको फ़ोन आया कि रेलवे में ब्लास्ट हुआ। हमने जाके टीवी खोली। टीवी खोलने तक दूसरी, तीसरी, चौथी इस प्रकार की न्यूज़ आती रही। मैं और हमारे महामंत्री निरंजन शेट्टी साथ में थे। हम लोग बाइक पर माहिम के लिए निकले तो रास्ते पर जो मंजर देखा कि लोग एकदम हताश, क्योंकि ट्रेनें बंद हो चुकी थी और लोग पैदल चल रहे थे। और हम लोग भी किसी तरह माहिम स्टेशन पहुँचे। हमारे नेता गोपीनाथ मुंडे जी माहिम पर आए थे। वो जिस प्रकार से लोग मरे, मुंबई के लिए वो बहुत ही दर्दनाक घटना थी। और थोड़ी देर बाद पता चला कि मेरी पत्नी भी उस ट्रेन में थी माहिम पे। और मेरा मन बिल्कुल नहीं था कि मैं कोई सभा में जाऊं। सभा क्या थी वो भी पता नहीं था। तो मैंने मेरे जीवन में एक नियम बनाया कि मैं किसी भी मेरे साथ पढ़ने वाली लड़की के साथ कभी भी जीवन में गलत व्यवहार नहीं करूँगा। ओके, आज हमारे साथ हैं संजय सर। देखते हैं आज का पॉडकास्ट कैसा होगा। सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ राहुल। ठीक है सर। हम एक हर गेस्ट से पूछते हैं कि आप अपने बारे में खुद ही बताइए, क्योंकि हमसे ज़्यादा आप अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आपकी स्टार्टिंग कैसी थी और आप कहाँ पे हैं? मैं विले पार्ले में रहता था, अभी भी रहता हूँ। मेरे पिताजी पार्ले ग्लूको कंपनी, लगभग हर आदमी ने अपने जीवन में पार्ले की बिस्किट खाई होगी, उस कंपनी में काम करते थे। विले पार्ले में एक चॉल में छोटे से रूम में हमारा पूरा परिवार रहता था। मेरी बहन, मेरा छोटा भाई, माँ। पिताजी को 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट, 4 शिफ्ट ऐसे भी काम करते मैंने देखा। एक साधारण पृष्ठभूमि का परिवार, लेकिन मेहनत करके आगे बढ़ने वाला परिवार। मेरे पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने हमको संघ की विचारधारा क्या है इसके बारे में जब भी बैठते थे, देश की राजनीति, देश की राजनीतिक परिस्थितियाँ, इसके बारे में बताया करते थे। मेरे घर के सामने ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लगती थी। तो मेरे ख्याल से 4 बरस की उम्र से ही मैं संघ की शाखा में पहले खेलने के लिए जाता था और खेलते खेलते कब उस विचारधारा से जुड़ गया इसका पता भी नहीं चला। एक सीमित संसाधन के बीच में, लेकिन बिना किसी से कर्ज लिए, पिताजी ने हम सबका पालन पोषण किया। मैं विले पार्ले के BL रुया हाई स्कूल में पढ़ा। हिंदी माध्यम का विद्यालय था और साधारणतः उस समय ये मुंबई का हिंदी का बहुत माना हुआ प्रतिष्ठित विद्यालय रहा। और उस दौर में केवल हिंदी भाषी नहीं तो राजस्थानी, गुजराती, साउथ के लोग भी, सरदार, ये लोग भी हिंदी स्कूल में पढ़ते थे। तब इतने सारे इंग्लिश विद्यालय, कॉन्वेंट्स, ये सब नहीं थे। विद्यालय का जो माहौल था वो अनुशासन प्रिय था और हमारे प्रिंसिपल जो थे IB सिंह, इंद्र बहादुर सिंह जी, वो डिसिप्लिन के मामले में बहुत सख्त थे। और इसके लिए जीवन में अनुशासन ये कहीं से सीखा तो एक मेरा घर था, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा थी, और सबसे बड़ा जिसने जीवन पर असर डाला वो मेरा विद्यालय। 10वीं की पढ़ाई जब मैं कर रहा था तो उस समय हमारी बस्ती में किसी ने 10वीं पास भी नहीं किया था। मैं जिस
स्लम में रहता था, तो उस समय 10वीं पास करना भी एक बड़ी उपलब्धि थी। क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक़ था और घर के सामने एक मैदान था। तो स्कूल से आने के बाद बैग फेंक कर पहले तो मैदान की साफ़ सफाई करना, पिच बनाना, फिर उसमें लगे रहना। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझको बिठाया, बोला ये पूरे अपने एरिया में जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें से कौन सा बच्चा या कौन सा आदमी किसी लेवल पर जाकर पहुंचेगा, या ये खेल खेल के तुम क्या अचीव करोगे। मैं खेलने के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन अगर खेलना ही चाहते हो तो मुझको लगता है कि यूनिवर्सिटी लेवल पर सिलेक्शन हो, इस प्रकार के जगह पर जाकर खेलो तो उस खेल का कोई जीवन में उपयोग होगा। इस गली में अगर ज़िंदगी भर खेलते रह जाओगे तो भी अपने जीवन की कोई उपलब्धि नहीं होगा। उनकी वो बात पटी और होली आने वाला है। उस दिन बस्ती में होली का सेलिब्रेशन था और मैंने देखा कि जो साथ के लोग थे वो होली जलाने के बाद रात को कोई ताड़ी लेके बैठा था तो कोई दारू लेकर बैठा था, और उस रात को मैंने तय किया कि मुझको इस दिशा में नहीं जाना, मुझको इससे अलग होना है। मैं जिस बस्ती में रहता था वो शिवसेना का गढ़ माना जाता था। डॉक्टर रमेश प्रभु उस समय वहाँ के नगर सेवक थे, मेयर भी बने, और उस बस्ती में शिवसेना का बहुत प्रभाव था। और जब काम की शुरुआत की तो बड़ा अंतर्विरोध भी होता था, लेकिन एक चीज़ अच्छा था कि जब मैंने शाखा लगाना शुरू किया तो बहुत सारे शिवसैनिक भी ये कहते थे कि हम लोग बचपन में शाखा में गए थे और हम भले कहीं भी हों, लेकिन हमारे बच्चे आपके साथ रहेंगे तो सही दिशा में जाएंगे, तो हमारे बच्चों को आप अपने साथ लेकर जाओ। तब छोटा था, तब समझ में नहीं आता, लेकिन अब वो जब लोग मिलते हैं तब ध्यान में आता है कि उस शाखा में जाने का भविष्य में क्या उपयोग होता है। हमारे स्कूल में टेक्निकल एजुकेशन था, तो मैंने 8th से टेक्निकल लिया था और मेरे मन में था कि भगूभाई पॉलिटेक्निक, यानी मैं सोचता था कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और इसमें एडमिशन ले लेना अपने जीवन की उपलब्धि होगी। और 10th का एग्ज़ाम देने के बाद उस समय 4 पॉलिटेक्निक मुंबई में हुआ करते थे, एक VJTI, एक भगूभाई पॉलिटेक्निक, एक KJ सोमैया, फादर अग्निल था प्राइवेट में, और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खिरवाड़ी में था। तो जो विद्या विहार था सोमैया वो हमारे रूट से अलग था, और इसके लिए मैंने विद्या विहार छोड़कर बाकी सब जगह अप्लाई किया। पॉलिटेक्निक के एडमिशन थोड़े लेट शुरू होते हैं, तो मिठीबाई कॉलेज में साइंस में एडमिशन लिया हुआ था और मेरा सब में पहली लिस्ट में नाम लगा। पहले हर कॉलेज में जाके एप्लीकेशन देना होता था, अब एप्लीकेशन का प्रोसेस थोड़ा बदला है, सेंट्रल एडमिशन ऑनलाइन होने लगी है, लेकिन उस समय हर कॉलेज में जाकर एडमिशन का फॉर्म लेना पड़ता था, भरना पड़ता था। मुझको याद है कि 10वीं तक तो मैं स्कूल में पैदल ही गया था, लेकिन 10वीं के बाद मेरे पिताजी ने कहा कि अब ट्रेन से जाना, और कॉलेज कहाँ है इसका किसी को पूछना, वहाँ पर खुद जाना, वहाँ पर इंक्वायरी करना। मुंबई के जो प्रवास करने के तरीके हैं उसको सीखना, अब बड़े हो गए हो। आपका कॉलेज कौन सा था? मेरा कॉलेज मिठीबाई कॉलेज था, लेकिन जब मुझको याद है VJTI कॉलेज जाना था फॉर्म लेने, मैं माटुंगा स्टेशन पर उतरा, वहाँ पर एक जेड ब्रिज है, और जेड ब्रिज से उतर कर नीचे उतरा और फिर पूछते पूछते VJTI गया। VJTI में फॉर्म लिया और वापस आते समय फिर जेड ब्रिज पे आया, और सबसे पहले वहाँ पर जो स्टेशन आया उस पर उतर के ट्रेन पकड़ा। वहाँ तो माटुंगा लिखा हुआ था, लेकिन जब अगला स्टेशन आया तो सायन शिव ये दिखने लगा, और मुझको कल्पना थी कि माहिम दिखना चाहिए, और मुझे लगा अब कुछ गलती हो गई।
और मैं उस स्टेशन पर उतरा और फिर दौड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर गया, क्योंकि इसके पहले कभी बिना टिकट ऐसे प्रवास किया नहीं होगा, मैं डर रहा था। और फिर वापस माटुंगा पर आकर मैंने उस ट्रेन को दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर चेंज किया, और तब ध्यान में आया कि माटुंगा सेंट्रल और माटुंगा वेस्टर्न ये लगभग जुड़े स्टेशन है। सेंट्रल रेलवे अलग है, वेस्टर्न रेलवे अलग है, हार्बर रेलवे अलग है। ये पिताजी ने उंगली पकड़कर नहीं सिखाया, तो सीधे एक्सपेरिमेंट करके सीखने को मौका दिया, और उसका बाद में फ़ायदा भी हुआ। खैर, जब डिप्लोमा में एडमिशन मिला और मैं मिडीबाई से अपना नाम निकालने गया, तो वहाँ हमारे वाइस प्रिंसिपल थे मोहनदास करके। उन्होंने कहा कि आपको पेरेंट्स का एनओसी लाना पड़ेगा। और फिर मैं घर पर गया तो पिताजी ने बोला, अब जब 10th में एडमिशन 12th में 11th में साइंस में ले लिया है तो 12th तक पढ़ाई करो, डिप्लोमा के बदले डिग्री का ऑप्शन लो, ठीक है। लेकिन ये बात मुझको अंदर से थोड़ी परेशान कर रही थी, क्योंकि मैं तो सोचकर भगुबाई पॉलिटेक्निक पढ़ा था, और पिताजी ने निर्णय तो दिया, लेकिन वो निर्णय मुझको स्वीकार नहीं हो रहा था। और कॉलेज, तब मुझको कॉलेज की दीवारें और बाकी सब ये परेशान करती थी, मेरा मन नहीं लगता था। मैं जिस स्कूल में था वहाँ पर बहुत शांति थी, कभी कोई व्हीकल की आवाज़ नहीं आती थी। जब कॉलेज में गया तो वहाँ पर बहुत नॉइज़ था। हम लोग वर्नाकुलर मीडियम, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए लोग थे, वहाँ पर इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए बच्चे आए थे, और उस समय कैसे इंटरेक्ट करना, तो लगता था कुछ कमी रह गई क्या। वो बार बार 2-4 इंग्लिश की गालियों का भी प्रयोग करते थे, और तब लगता था ये गालियाँ नहीं इंग्लिश होती है क्या। खैर, हम लोग तो बड़े डिसिप्लिन वाले स्कूल में पढ़े थे, जहाँ पर बीच से मांग भी निकाले तो स्कूल में पिटाई होती थी, अगर कान के ऊपर बाल हो तो भी पिटाई होती थी, यूनिफॉर्म ठीक से नहीं हो तो भी पिटाई होती थी। तो 11th-12th में भी मुझको याद है, हमारे कॉलेज के पहले 3 रो में लड़कियां बैठती थी, उसके बाद लड़के बैठते थे। 12th तक मैंने लड़कियों की तरफ देखा भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे स्कूल में भी इस तरफ का जीवन था कि हमने किसी लड़की से कभी इंटरेक्शन नहीं किया था। ये हमारे स्कूल का डिसिप्लिन बोलिए, हमारे स्कूल की सख्ती बोलिए, कि हमने कभी इस प्रकार का इंटरेक्शन किया नहीं था। और उस वर्नाकुलर बच्चे के लिए चैलेंज होती है, जिसको अचानक सारा चीज़ हिंदी में पढ़ा हुआ अगले दिन से इंग्लिश में सुनना पड़ता था, और फिर उस शब्दों को फिर से घर पे जाके वो शब्द कैसे बोले जाएं और उस शब्द का अर्थ क्या हो। और अब तो ट्रांसलेटर वगैरह आया है, लेकिन अपने आप को ट्रांसलेटर की भूमिका में लाना, उसको समझना और फिर एग्ज़ाम में लिखना, तो सोच मातृभाषा में है, जी 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 सर। देख रहे हैं इंग्लिश में और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कई शब्द उसके लिए मेहनत करनी पड़ी, और इस जिद्दोजहद में बहुत सारे बच्चे अपनी पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। लेकिन ठीक है, 12th किया। 12th करने के बाद इंजीनियरिंग में नहीं जाके मैंने बीएससी का पढ़ाई किया। सर, आपने कॉलेज में कुछ ऐसा किया कि जिसमें आपको लगा कि मैं लीडर बन सकता हूँ? FY BSc में जब मैंने एडमिशन लिया तो हमारे साथ के लोगों ने बोला कि कॉलेज के इलेक्शंस आ रहे हैं और अपने को इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो अब वो उसमें 6-7 लोग हमारे स्कूल के ही थे और बाकी ग्रुप बन रहा था। तो ऐसा तय हुआ कि हम लोग लड़कों का ग्रुप बनाएंगे और लड़कों का ही वोट लेंगे, हम कोई लड़की से बात नहीं करेंगे। और फिर हमारे साथ में एक विनय मिश्रा करके हमारे सीनियर थे, वो 1 साल उनका ड्रॉप था और उनको इलेक्शन लड़ने की इच्छा थी। तो हमने बोला ये हमारे कैंडिडेट होंगे, हम लोग कैंपेन करेंगे। हमने आई कार्ड वगैरह बनाए। तब कॉलेज के इलेक्शन के माहौल जनरल इलेक्शन जैसा ही होता था। स्टेशन से लेके कॉलेज तक पोस्टर लगते थे और बहुत माहौल होता था। तो हमने पोस्टर वोस्टर बनाए, कैंपेन की शुरुआत की। और फिर हमारे बीच में हमारे एक दोस्त ने कहा कि केवल लड़कों के वोट से हम जीत नहीं सकते, तो फिर अपने को किसी के साथ समझौता करना पड़ेगा। तो एक लड़की खड़ी थी, तो वो दिखने में शरीर से वो थोड़ी मोटी थी, ऐसा बोल सकते हैं। तो लोगों को लगा कि इनके साथ हम लोग अलायंस करेंगे तो कोई अपने पे गलत तरीके से नहीं दिखेगा। तो हम सब ने उनसे अप्रोच किया, बातचीत की
और वो तैयार हुई और फिर वो इलेक्शन हम लोग लड़े, जीते और फिर इंटरेक्शन शुरू हुआ कॉलेज के अंदर। हमारे कॉलेज में कॉलेज इलेक्शन के समय ही मर्डर हुआ था ओन डिसूजा का। तो घर में बाकी जगह पर फ्रेंड सर्कल में इलेक्शन लड़ने को लेके विरोध होता था। ये सीआर का इलेक्शन था, उसके बाद यूआर का था, मर्डर यूआर में हुआ था, ठीक है। और एक लड़का लॉय फर्नांडिस करके मेरे पास आया कि मैं यूआर का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, आप मुझको सपोर्ट करो। और उसको मैं मिला नहीं था, उसने अपने किसी दोस्त से अप्रोच किया था, हम कॉलेज के टॉयलेट में मिले। उससे जब मिला, उसको देखने के बाद मुझको लगा अगर ये लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता। मैंने बाहर आकर सबसे मुलाकात करी कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। तो तब जो सर्कल था वो सब बोला नहीं नहीं लड़ना चाहिए तुम्हें चुनाव, मर्डर हुआ है, ये सब चीज़ों में हमको नहीं जाना चाहिए। मैं बोला नहीं मुझको लड़ना है। तो टॉस उड़ाया गया कि अगर मैं जीता तो सारे दोस्त मेरा काम करेंगे और अगर वो लोग जीत गए तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लक्का गया। हाँ, और टॉस उड़ा, मैं जीता और सबने मेरा काम करने का शुरुआत किया। तब भाई लोग बहुत आते थे कॉलेज में। कॉलेज में माफिया ही थे एक हिसाब से, चलिए किडनैपिंग 90 की होती बात थी। है। 92 के बाद है। 92 की बात है। तो तब सीआर वीआर जीतने के बाद फाइनल वोटिंग के लिए उनको घर से उठा लिया जाता था, 4-5 दिन के लिए एक साथ रखा जाता था। पॉलिटिकल पार्टीज़ का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है। तो जो एरिया का गुंडा होता था उसकी भी दखलंदाजी होती थी, कॉलेज के बाहर फील्डिंग होती थी। तो इलेक्शन के एक दिन पहले साइंस में हमारे मिठी भाई में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो लेट तक होते थे। तो हमारा लेक्चर उस दिन 5 बजे ख़त्म हुआ था, लेकिन 8 बजे केमिस्ट्री वाले ख़त्म होने वाले थे। तो मैंने कौन सा कॉलेज में रुकता हूँ और जब ये लोग छूटेंगे तब उसके बाद इन लोग से मिल के फाइनल अपील करके घर पे जाएंगे। इस बीच में जो बंदे की मैंने बात की थी उसने कुछ लोगों को बुलाकर उसको कॉलेज की कैंटीन में बिठा लिया और सब मुझको घेर के बैठ गए और उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि ये चुनाव तुम मत लड़ो, ये हमारे भाई को लड़ने दो, अगले बार तुम्हारे सामने कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी। अब इस प्रकार से कोई मुझको घेर के रखा हो, सारे गुंडे हो, ऐसा तो इसके पहले कभी हुआ नहीं था। लेकिन मैं उनसे बातचीत करता रहा और फिर हमारे सर्कल का सीनियर्स में से एक बंदा लक्ष्मण करके वो कॉलेज में एंटर हुआ। मैंने उसको इशारा किया, उसके ध्यान में आया कि मैं मुसीबत में हूँ और फिर हमारे सारे सीनियर्स कैंटीन में अगले 5 मिनट में पहुँच गए और वो लोग वहाँ से भागे। उसके बाद वो बंदा 1 महीने तक कॉलेज में आया नहीं। अगले दिन वोटिंग थी और उस दिन बहुत बरसात हुई। वो एक चैलेंज था, मुझको लगा अब सब साफ़ हो गया अपना, लेकिन हमारे साथ के लोग आए, इलेक्शन हुई, मैं चुनाव जीता। और कॉलेज के दिनों में मिठी भाई कॉलेज अगर कोई जानता होगा, आज भी जानता होगा, तो मिठी कॉलेज में लड़के से ज़्यादा लड़कियां पढ़ती हैं। और मैंने एंड में फ़िज़िक्स को आगे बढ़ाया। तो फिज़िक्स में हमारी क्लासरूम में हम लोग केवल 5 लड़के थे और 70 लड़कियां थी। केमिस्ट्री में 300 लोग होते थे, उसमें 250 से ज़्यादा लड़कियां होती होंगी। मैथ्स में भी यही सिचुएशन था। ऐसा क्यों सर? कारण कुछ भी हो, लड़कियां ज़्यादा पढ़ती हैं या ज़्यादा सिंसियर होती हैं, ये अभी भी दिखता है और उस समय भी लगता होगा, ठीक है। लेकिन वो विश्वास, मेरे स्कूल का डिसिप्लिन, मेरा संस्कार इस प्रकार के था कि मिठी भाई में जाएंगे तो लोग कहते थे कॉलेज में ड्रग्स का माहौल है, आदमी वहाँ जाता है तो लव मैरिज करता है। आपने देखा मैंने मेरे घर में प्रॉमिस किया था कि ना मैं कोई नशा करूँगा। मैंने मेरे पिताजी से बोला था कि मैं शादी आपकी मर्ज़ी से करूँगा, ठीक है। और मैं घिरा तो लड़कियों से था। तो मैंने मेरे जीवन में एक नियम बनाया कि मैं किसी भी मेरे साथ पढ़ने वाली लड़की के साथ कभी भी जीवन में गलत व्यवहार नहीं करूँगा।
मेरे आज भी उन सबसे संबंध है, उनके परिवार से संबंध है, ठीक है। और वो विश्वास मैं जीत पाया, इसका मुझको अभिमान भी है। मैं कॉलेज में जब पढ़ता था तो हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी बहुत सुंदर थी, मिडी भाई की। अपने सिग्नेचर की प्रैक्टिस किया करता था। तो मेरे साथ के लोग बोलते थे कि ये क्या करता है। बोला एक दिन तुम लोग मेरी सिग्नेचर लेने आओगे। खैर बीएससी होने के बाद एक बार बीएससी का किस्सा बनाता हूँ। मैं इन सब एक्टिविटी में था। लोगों को लगता है कि जो इलेक्शंस में है वो पढ़ते नहीं होंगे। जी सर। तो मैंने फिजिक्स लिया था, मैथ्स लिया था, स्टैट्स लिया था। स्टैट्स, मैथ्स ये सब चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स है। स्टैट्स का पेपर मैं लिख रहा था तो हमारे प्रोफेसर थे, मैं सप्लीमेंट लिए जा रहा था। उनको लगा कुछ तो मामला गड़बड़ है। उन्होंने आके मेरी पूरी चेकिंग की, ड्रॉवर देखा, आगे देखा, पीछे देखा। मैं हंस रहा था, ठीक है। बोला सर व्हाट हैपन। नो इट्स ओके, कैरी ऑन। तो बोला सर मैं पढ़ाई भी करता हूँ। उन्हें यकीन नहीं हुआ था। हाँ, मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा वाक़या मेरे कॉलेज में, जिसने मुझको बहुत मोल्ड किया, दिशा दिया अगर कहूँगा, तो फाइनल बीएससी में फिजिक्स की सब्जेक्ट को मैंने लिया था, सिंगल सब्जेक्ट था। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी करके आइंस्टाइन का 5 चैप्टर का बुक था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और हमारी मैडम थी प्रोफेसर उलाल, और उन्होंने उसका टेस्ट रखा था और मुझको 0 बटा सन्नाटा मिला था। और फिर जब लैब में आया तो हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर तेंदुलकर। उन्होंने मुझको बुलाया, हीरो इधर आ। मैं गया। बोला क्या किया। बोला सर पढ़ा नहीं था। बोला क्यों। बोला नहीं सर नहीं हुआ था। बोले ओके यू नेम एनी 1 चैप्टर, खाली चैप्टर का नाम बता दे। मैं चैप्टर का नाम भी नहीं बता पाया और मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। मैंने अपनी गर्दन नीचे की हुई थी। ये ऐसा मोल्ड था कि आदमी उसमें अपने आप को ख़त्म कर सकता है, भाग सकता है, लेकिन मैंने जिद पैदा की। वो दिसंबर का महीना था, मुझको याद है। बीएससी के एग्ज़ाम्स मई में होती है और उसके बाद मैं कॉलेज में लाइब्रेरी खुलने के बाद पहला स्टूडेंट होता था जो अंदर जाता था। और कॉलेज का प्यून जब आके बोलता था आप कॉलेज को ताला मारना है, तब मैं कॉलेज से निकलता था। मैंने लिख के प्रैक्टिस करना शुरू किया। मैं किलो के हिसाब से पेपर ख़रीदता था, लिख डालता था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 5 चैप्टर मैंने कंठस्थ कर लिए, बाय हार्ट कर डाला। और जब फाइनल्स हुए तो मैं फर्स्ट बेंच पे बैठता था कि ताकि प्रोफेसर को लगे कि भाई बहुत स्टूडियस है। लेकिन मैं देखता तो बोर्ड को था, लेकिन मेरे मन में बहुत कुछ चलता होता था। तो कुछ ही प्रोफेसर्स थे जो मुझको अपीलिंग थे। मुझको लगता है किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसका लेक्चर सुनने में मज़ा आता था। मुझको अभी भी याद है कि हमारे एक प्रोफेसर थे, एमफिल थे, और वो फिजिक्स में जो आजकल हम कंप्यूटर करते हैं 0 और 1 का खेला है, ठीक है, बाइनरी नंबर्स। तो बाइनरी नंबर्स पढ़ा रहे थे और उन्होंने नंबर्स को लिखते समय ऑर्डर आगे पीछे किया, लेकिन आंसर सेम रखा। और लॉ के हिसाब से वो गलत था। मैंने उनको पूछा, लेक्चर ख़त्म होने तक वो उसमें कंफ्यूज रहे, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेसर नोट्स लिख कर आते, उसको बोर्ड पर लिखते हैं और चले जाते हैं, बाकी बच्चों पर छोड़ देते हैं। मुझको ये कॉन्सेप्ट पसंद नहीं था। और वो जब सर परेशान हो गए तो मैं बोला आज के बाद मैं किसी को वाइवा नहीं पूछूंगा, कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। लेकिन मेरे कॉलेज में बहुत सारी क्लासरूम में लड़कियां होती थी, वो हर समय पूछा करती थी। और तब मैं सोचा था इनको इतना समझ में आता है और मुझको समझ में नहीं आता, ये क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब परीक्षा का रिज़ल्ट आया तो मैं उस समय मिडी वाई में सेकंड आया था। और जो लोग मुझको लगता था बहुत ब्रिलियंट है वो आसपास भी नहीं थे। तो वो जो जिद, मुझको याद है कि कॉलेज में उस दिन प्रोफेसर तेंदुलकर ने मुझको पूछा था कि 5 चैप्टर में से 1 चैप्टर का नाम बता दे। और मैं चैप्टर का नाम तक नहीं बताया, अंदर का कंटेंट्स की बात तो छोड़ दो। तो मुझको लगा कि माँ बाप इतने मेहनत करके पढ़ा रहे और मैं गलत कर रहा हूँ। मैं मेरे माँ बाप का सर नीचे झुका हुआ नहीं दिखना चाहता।
तो जो जिद पैदा की, और फिर ये जो लिख के याद करने वाली बात है और बोल कर याद करने वाली बात है, इन दो चीज़ों का जीवन में फ़ायदा हुआ कि शब्दों का उच्चारण ठीक हुआ, और जब आप लिखते हो तो आपका पेपर आ जाता है, तो फिर आपको आगे पीछे देखने की आवश्यकता नहीं थी, आपका हाथ ही अपने आप चलना शुरू हो जाता है। जी सर। उसके बाद मैंने एमएससी लिया, एमएससी भी फिजिक्स मैंने सिलेक्ट किया। कॉलेज लाइफ में मैंने एनसीसी भी लिया था, और वाइट कलर का क्रेज़ था, मैं नेवी ज्वाइन करना चाहता था, इसीलिए फ़िज़िक्स भी लिया था। तो नेवल एनसीसी के लिए हम लोग गए। नेवल एनसीसी आज भी मुंबई में एक ही जगह सिखाते हैं, ठीक है। मुंबई शरीफ का जो ऑफ़िस है हाई कोर्ट के बगल में, वहाँ पर वो नेवल का ऑफ़िस है। सुबह 5 बजे हम लोग का सिलेक्शन था, और मैं और मेरा एक दोस्त आनंद, हम दोनों वहाँ गए थे, और 250-300 बच्चे आए थे। हम लोग को गिरगांव चौपाटी पर एक ट्रक में, 2 ट्रक में लेके गए, और फिर वहाँ से हमको ओबेराय तक दौड़ना था। दौड़ जब शुरू हुई तो 5 बजे पार्ला से निकले थे, 8 बज गया था। दौड़ते समय पेट में जो भूख लगी थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन हम लोग दौड़े, और जो सिलेक्शन की उनकी कैपेसिटी थी मेरे ख्याल से 60 लोगों की। पहले जो 60 आए उनको उन्होंने सिलेक्ट किया, और बाकी सबको बोला कि आप लोग टाइम पास करने आओ, पैदल आओ। और फिर हम लोग वो ट्रक में बैठे, तब लगा कि हमने कुछ अचीव किया है। एनसीसीपी के डिसिप्लिन को देखा, वाइट यूनिफॉर्म का क्रेज़ क्या होता है उसको देखा, और उसका भी बहुत उपयोग आने वाले समय में काम करते समय हुआ। जी सर। जैसे आपने लीडरशिप की थी कॉलेज में, तो जब आप पॉलिटिक्स में आए, तो अब हमें पॉलिटिक्स के बारे में जानना है कि पॉलिटिक्स में आप जब आए तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किया। क्या जब आप आए तो सब नॉर्मल था, लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे, या फिर चीज़ें बदली? देखिए, मैं सबसे पहले तो राम जेठमलानी जी हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव लड़े थे। वो मेरे ख्याल से, मैं सही होऊंगा तो 88 या उसके आसपास का कोई साल होगा, और तब बीजेपी की स्ट्रेंथ कम हुआ करती थी, तो आरएसएस के जो स्वयंसेवक रहते थे वो इलेक्शन का काम देखा करते थे। तो हमारे यहाँ पर जो टेबल लगा था उस पर पिताजी और उनके सहकारी सब बैठे थे। तो मुझको याद है कि मेटल का बिल्ला था, बिल्ला मैंने लगाया था, और उसके बाद में पूरी भाजी पहली बार खाई थी, तो बोल सकता हूँ कि पार्टी का नमक तब पहली बार खाया था। और उसके बाद एक कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ। उस समय उस चुनाव में हम लोग ने अच्छा रोल प्ले किया, और इतना एग्रेसिव किया कि डॉक्टर रमेश प्रभु सोलापुर में कैंपेन कर रहे थे, उनको पर्सनली आना पड़ा, और वो मेगाफोन लेके डोर टू डोर गए। वो कॉरपोरेशन का चुनाव हम लोग कुछ 250 वोटों से हारे होंगे, लेकिन उसके बाद चिंतन बैठक हुआ, और उसमें मैंने कहा कि हम केवल चुनाव में अगर लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग हम पर विश्वास नहीं करेंगे, ये एक्टिविटी कंटिन्यूअस होनी चाहिए। और उस बैठक में फिर तय हुआ कि तो फिर आम जिम्मेदारी लेकर स्वीकार करना चाहिए। तो बहुत छोटे समय में ऐसा तय हुआ कि युवा मोर्चा करके एक्टिविटी शुरू करते हैं। हम लोग 35-40 लोग उस कमरे में थे। विनय आपटे मराठी के बहुत बड़े कलाकार हैं, उनके घर में वो मीटिंग थी, और फिर 1-2 लोग का प्रस्ताव आया, उन्होंने असहमति प्रकट की। फिर कहा संजय बन सकता है क्या, तो मैंने युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनना स्वीकार किया। राजनीति कहाँ से शुरू होती है, तो जिन लोगों ने मना किया था उनके मन में अध्यक्ष बनना था, लेकिन उन्होंने लगा हम मना करेंगे तो लोग आग्रह करेंगे और फिर हम जिम्मेदारी का स्वीकार करेंगे, और मैं चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था। सामने चुनौती आई तो मैंने हाँ बोल दिया। अब जब हाँ बोल दिया, उस दिन जिम्मेदारी मिल गई पार्टी की, तो जो लोग साथ में थे वो मेरे साथ नहीं आए। इसके लिए हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने उनके घर घर जाकर प्रबोधन किया माँ बाप का कि संजय के साथ मत भेजो। तो शुरुआत तो यहीं हुई, और पॉलिटिक्स की समझ भी यहीं से शुरू हुई। लेकिन आरएसएस का द्वितीय वर्ष शिक्षित हूँ, आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप में गया, बोलने की कला, विषय को समझने की कला, हिंदुत्व से जुड़ाव, ये अपना ग्रास रूट पक्का था। और ये पक्का था कि चरित्र ठीक रहेगा,
गलती नहीं करना है। जो उस एज में बच्चा गलती करता है, जुआ खेलता है, नशे की ओर जाता है, ये डिसिप्लिन पक्का था। मेरे पिताजी तम्बाकू खाया करते थे, तो मैं उनके आगे हाथ कर देता था कि इतना अच्छा चीज़ है तो मुझको भी खिलाओ। और मैंने मेरे पिताजी की तम्बाकू छुड़ा दी थी। मेरे पिताजी योग टीचर हैं और डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट भी करके आते थे, तो वो नियमित 2 घंटा योग करते थे। उनकी फ़िटनेस देखोगे तो उनके सामने मेरी फ़िटनेस आज भी फेल है। और नशा नहीं करना, पान की दुकान पे खड़ा नहीं होना, किसी लड़की से गलत बात नहीं करना, इन सब कारणों से जब हमने पार्टी का काम शुरू किया तो देर रात तक जाने पे पहले बहुत घर में मना रहता था। 9 बजे के बाद तो जाना नहीं होता था। राम मंदिर का मूवमेंट था, पोस्टर्स लगाने थे, पोस्टर रात में ही लगते थे। तो पोस्टर आते थे, हम लोग घर से आटा लाते थे, किसी घर में लेई बनती थी, रात को निकलते थे, कभी पुलिस आ जाती थी, भागते थे, पोस्टर चिपकाते थे और रात को लेट हो जाता था। मम्मी दरवाज़ा नहीं खोलती थी और घर के बाहर चाल के एक नल था, उधर मैं और मेरा छोटा भाई जाके बैठ जाते थे। फिर थोड़ी देर बाद आकर पिताजी दरवाज़ा खोलते थे। लेकिन धीरे धीरे माँ को ये समझ में आया कि ये अगर रात भर भी बाहर रहेगा तो गलत नहीं करेगा। जिस दिन मैंने अपने माँ बाप का वो कॉन्फिडेंस ले लिया, उसके बाद से आज तक मैं कहाँ जा रहा हूँ उन्होंने प्रश्न नहीं पूछा। ये क्लियरिटी मैंने मेरे परिवार में दी और ये विश्वास होने के बाद बाकी लोग भी, हम संजय के साथ बोलने के बाद उनके माँ बाप भी निश्चिंत रहते थे कि हमारा बेटा भी सही जगह पे है। ऐसी भी घटनाएं हुई कि मेरा नाम लेके कुछ लोग कभी पिक्चर देखने चले गए, कहीं गए और वो फंसे भी, ठीक है। लेकिन आज भी मैं ये विश्वास ठीक से हासिल कर पाया हूँ परिवार का, जिसका अपने राजनीतिक जीवन में सही में बहुत उपयोग है। सर, आपने बोला राम मंदिर के बारे में, तो आपने योगदान दिया? राम पुलिस की पहला झापड़ जो खाया है वो राम मंदिर मूवमेंट में ही खाया था। और मेरे पिताजी इमरजेंसी के समय जेल में नहीं गए थे क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारी थी, एक साधारण परिवार था, लेकिन उनको उस समय उस आंदोलन में सहभागी होना था। तो मेरे पिताजी बार बार इमरजेंसी की बातें, पार्टीशन की बातें, नेहरू की गलतियाँ, ये हम लोग को बिठा के समझाया करते थे। जनसंघ के बारे में, दीनदयाल जी के बारे में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में, 370 के बारे में। तो ये हमारी बेसिक ट्रेनिंग तो पिताजी नहीं कर दी थी और उसके कारण कॉन्सेप्ट तो क्लियर था। राम मंदिर का जब मूवमेंट हुआ तो जो शाखा से काम मिलता था, टास्क मिलता था, वो करते थे। कई बार स्टेशन पर नुक्कड़ सभा होती थी, उसमें भाषण देते थे। बंद था जब गोली चली थी और वो उस समय बहुत आंदोलित था मन। तो मुझको मालूम है विले पार्ले में पहले कचरे की पेटी, एक राउंड कलर का टिन का डब्बा, नीचे से कवर नहीं रहता था, सही बीच में रोड में रखा होता था, उसमें लोग कचरा डालते थे। तो वो कचरे का जो गोलाकार डब्बा था वो मैंने रोड के बीच में रख दिया कि रोड जाम होगा। और सामने से एक डॉक्टर की गाड़ी आई, तो मैं सोचा डॉक्टर को जाने देते हैं, कुछ इमरजेंसी हो सकती है, इसको मैं बाद में रख दूंगा। तो मैंने वो उसको उठाया, डॉक्टर की गाड़ी जाने दी और जब रख रहा था तब तक पुलिस की गाड़ी आ गई और पुलिस ने मुझको पकड़ा। और मुझको याद है यहाँ पर जब झापड़ मारा और फिर वहाँ एक स्कूल के नीचे बिठा के रखा और बोला रुक, तेरे को अंदर आज डालेंगे। और फिर मुझको मराठी में समजलं, तुला समजत नाही, यूपीमध्ये लफडा झाला, इकडे कशाला लफडी करतो। मला तुला एक वॉर्निंग देतो, आता लगेच घरी जाणार आणि परत नाही येणार तर तुला सोडतो, बोल काय। तो बोला ठीक है। मैं मराठी अच्छी बोलता था, उसका एडवांटेज मिला तो उसने घर पे जाने दिया। घर पे जाने के बाद फिर दूसरे रास्ते से हम स्टेशन पहुंच गए। एक बार इस प्रकार से हुआ था कि माँ जाने नहीं दे रही थी और स्टेशन पर कार्यक्रम था, क्योंकि दोनों कार सेवा में अलग अलग प्रकार से आंदोलन हुए थे। तो पहली बार मैं वाइट लुंगी पहनता था, मुझको याद है कि मैं लुंगी में ही घर से निकल गया और स्टेशन पर पहुंच गया और उस आंदोलन में सहभागी हुआ। पार्टी में कैसे जुड़ा, अगर एक किस्सा पूछेंगे तो अटल जी की विले पार्ले में सभा थी और तब मैं 7th क्लास में था
क्रिकेट खेल रहा था, बताया था मैंने क्रिकेट बहुत खेलता था, और मेरे पिताजी बोले आज अटल जी की सभा में जाना है। और मेरा मन बिल्कुल नहीं था कि मैं कोई सभा में जाऊं, सभा क्या थी वो भी पता नहीं था, लेकिन पिताजी बोल रहे थे और मेरा मन क्रिकेट खेलने का था, लेकिन उनके आगे क्या करता। तो खैर मैं विले पार्ले स्टेशन पर गया। जब वहाँ पहुँचा तो चारों ओर लोग ही लोग थे। ऊपर विले पार्ले स्टेशन पे ब्रिज के ऊपर लोग खड़े थे, पेड़ पे लोग बैठे थे, ठीक है। और अटल जी ने बोलना शुरू किया, जो तालियां बज रही थी। मैंने पहली बार इस प्रकार का दृश्य देखा था। शायद तब अटल जी के शब्द यहाँ नहीं समझ में आए होंगे, लेकिन वो माहौल इंस्पायरिंग था, दिशा देने वाला था। उसके बाद जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे घर के बगल में ही जॉर्ज फर्नांडिस की एक सभा हुई थी, तो तब मैंने जॉर्ज साहब को बोलते हुए सुना था। ये दो लोगों के बोलने का बहुत प्रभाव मुझको लगता है कि काम करते समय हुआ। बाद में तो अटल जी की कई सभाओं को आयोजित करने का मौका मिला कॉलेज लाइफ में। एयरपोर्ट पर 2 अटल जी की सभा, और जब अडवाणी जी का करप्शन में नाम आया था मुझको याद, और उन्होंने पार्लियामेंट में रिज़ाइन देते हुए ये कहा था कि जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होगा मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। और उसके तुरंत बाद वो विले पार्ले में एयरपोर्ट पर आए थे। पहली सभा प्रमोद महाजन जी ने वहाँ पर रखी थी। वो सभा के आयोजन में भी जिम्मेदारी हमारे पास थी, हम लोग ने उस सभा को किया था। अटल जी, अडवाणी जी, इस प्रकार के नेता, मुंडे जी जब आते थे तो वो लोगों से जब मिलते थे, बातचीत करते थे, परिवार के बारे में पूछते थे, क्या करते हो ये पूछते थे। हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं वो पूछने पे उसका उत्तर भी देते थे, बात करते थे। तो आजकल के नेताओं की व्यस्तता अलग होती है, लेकिन अटल जी, अडवाणी जी नमस्कार करने के बाद उन्होंने इग्नोर किया है या कैसे हो बेटा, क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं पूछा होगा। ऐसा एक भी इंसिडेंस मैंने नहीं देखा। जब वो बड़े पद पर थे तब भी, और जब वो पार्टी के पद पर थे तब भी। और यही बातें उनको बड़ा भी बनाती थी, और उनकी यही छोटी छोटी बातें लोगों से उनका कनेक्ट भी कराती थी। सर, आप कभी जेल गए? जेल में नहीं गया, लेकिन पुलिस स्टेशन में बहुत बार गया। और उसके बाद 2-3 जिम्मेदारी वार्ड में ही रही। वार्ड का उपाध्यक्ष रहा, फिर वार्ड का अध्यक्ष बना, महामंत्री भी रहा। और हमारे पार्टी में एक विस्तारक योजना होती है कि हम अपना अधिक समय पार्टी के लिए देते हैं। तो उस समय अभिराम सिंह एमएलए थे और सांताक्रूज असेंबली के लिए मुझको विस्तारक बनाया गया। तो बूथ मैनेजमेंट का काम मेरे पास था। और फिर मैं मुंबई का संगठन मंत्री बना यूथ का। आशीष शेलार हमारे अध्यक्ष बने, और उनके बाद मैं मुंबई के यूथ का अध्यक्ष बना। मैं जब यूथ का अध्यक्ष बना तो ये चैलेंज लेके बना कि जिस प्रकार से उस समय 2-3 लोगों को मैं देखता था। एक तो राज ठाकरे शिवसेना के यूथ के लीडर थे। राज ठाकरे से मिले? हाँ, मिला। तो उनका एग्रेशन रहता था। फिर कांग्रेस के जो मुलुंड के चरण सिंह सप्रा, वो यूथ के अध्यक्ष थे, वो भी मीडिया में रहते थे, आंदोलन में रहते थे। तो ऐसा मेरा यूथ उस प्रकार से स्ट्रांग होना चाहिए। और इसलिए पहली बार एक ऑफिस के 200-250 के गैदरिंग से छोड़कर मैंने मेरे डिक्लेरेशन जाहिर सभा के रूप में करवाया। और जिसको जिसको जिम्मेदारी दी, गोपीनाथ मुंडे जी की उपस्थिति में हर पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी। एवरीबडी वॉज थ्रिल्ड कि इतना बड़े नेता ने हमको जिम्मेदारी दी है। और मुंबई के 36 विधानसभा में 31 विधानसभाओं की घोषणा हमने रास्ते पर, मैदान पर जाहिर रूप से की। युवा मोर्चा को व्यापक किया, प्रवास किया। उस दौरान बहुत केस हुए। और मुझको याद है कि 2009 में मुझको विदेश यात्रा में जाने का मौका मिला था, लेकिन मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। और फिर जब मुझको फ़ोन आया तो मैंने कहा कि मेरे बदले में किसी दूसरे का नाम सजेस्ट कर देता। उन्होंने कहा कि नाम अभी आपका ही गया, आपको ही पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, आप कोशिश करिए। 17 केस थे मेरे ऊपर, तो पासपोर्ट कैसे बनता। खैर प्रोसेस शुरू किया, पासपोर्ट अधिकारी को मिला, वहाँ प्रोसेस हुआ। फिर कोर्ट में गया। उस दिन कोई वनडे मैच चल रहा था, तो विले पार्ले पुलिस स्टेशन ने बहुत मदद की। कोर्ट में जब गया तो जज साहब अकेले ही बैठे थे और उसकी परमिशन मिली। सूट कभी पहना नहीं था, ब्लेज़र सिला के रखा था, सुबह सिलाने रखा था। मुझको लगा था नेक्स्ट डे जाना होगा, लेकिन जब पासपोर्ट बन गया
और देखा तो उसी रात को जाना था, फटाफट पैकिंग की। वीज़ा क्या होता है पता नहीं था। एयरपोर्ट पर अंदर तो चला गया, जब उसने वीज़ा पूछा तो मन के सामने प्रश्न था कि ये किस चिड़िया का नाम है। लेकिन खैर कतार एयरलाइंस थी, उन्होंने कहा कि हमारा टिकट है, आप हमारे प्लेन पे हो, ये हमारा वीज़ा है, डोंट वरी। मैं उस समय 5,000 रुपये लेकर गया था विदेश यात्रा पे, और तब डॉलर शायद 32 रुपये के आसपास था। रिट्स कार्टन होटल में गया तो उन्होंने $200 डिपॉजिट करने को बोला। अब मेरे पास तो $200 थे नहीं। हाँ, ये था कि मैं कहीं भी फ़ोन करके पैसे मंगा सकता हूँ, लेकिन खीसे में तो थे नहीं। मैं बोला 100 विल डू, उसने बोला ओके। तो बोला इज्जत तो रह गई। तो 3200 वहाँ रह गए, 1800 मेरे खीसे में थे, और उसी 1800 से मैंने कारोबार बोला इसी में अपने को निपटना है। वहाँ नॉनवेज वगैरह खाते थे, इसलिए बहुत सीमित चीज़ खाने का ऑप्शन था, उसके बीच में रहा। लेकिन वहाँ के प्रवासी भारतीयों को मिला तो अटल जी ने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था पोखरण में, और उसके बाद से भारतीयों का मान सम्मान देश विदेश में बढ़ा था। वो भारतीय लोग मिले थे, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ था, वहाँ के पत्रकार मिले थे, और तब भारत के बाहर के भारतीय क्या सोचते हैं हमारी सरकार के बारे में, ये समझने का मौका उस समय हम लोग को मिला था। कुछ कॉल घर पे किए थे, और आते समय कुछ चॉकलेट ख़रीदा था, और पैसे बचा के लेके आया था। तो इतने कम पैसे में भी विदेश यात्रा हो सकती है, और बिना कर्जा लिए आदमी आ सकता है। तो मैंने काम करते समय हमने बहुत सीमित संसाधनों में काम किया था। मुझको याद है मुंबई में मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। लोकल से मैं बॉम्बे सेंट्रल चला था, मेरे महामंत्री निरंजन शेट्टी हैं, ये उनके साथ बाइक पर मुंबई का प्रवास करता था। फिर कभी कभी रात को लेट हो जाता था तो मुंबई में कई स्पॉट्स पे शेयर टैक्सी है। महालक्ष्मी में हाजी अली के सामने है, बैंड्रा में कोर्ट के सामने है, अंधेरी में बिस्लरी के जंक्शन पे है, साइन के जंक्शन पे है। तो इन जंक्शंस पर आता था और फिर शेयर टैक्सी करके 10 रुपये में हाईवे पर उतरता, वहाँ से घर आता था। और कई बार पदाधिकारी घर पे छोड़ने आते थे। कई बार टिकट के पैसे नहीं होता है तो मैं दादर वगैरह से पैदल भी घर पे आया हूँ। और लेकिन हमने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। युवा मोर्चा का दिल्ली में अधिवेशन हो तो बाकी के लोग अपने बेसिक पार्टी से पैसा लेके फ़्लाइट से आते थे, लेकिन हम लोग राजधानी भी नहीं, हम लोग पश्चिम एक्सप्रेस में स्लीपर से जाते थे, और रहने की व्यवस्था भी खुद की करते थे। एक खुददारी बम्बई में रहने के कारण बचपन से थी कि अपने रिसोर्सेज से जाएंगे, और उसके लिए पार्टी में भी जब काम किया तो रिसोर्सेस अपने ही क्रिएट किए। ठीक है, किसी से गलत बोलकर पैसा नहीं लिया, किसी के पास ज़बरदस्ती डोनेशन लेकर घर नहीं चलाया। तो काम कर रहे तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानवदर्शन को बोला है उसको 10 बार पढ़ा, और उन्होंने उसमें एक बात कही है कि मनुष्य के जीवन में धन का अभाव भी नहीं होना चाहिए और धन का प्रभाव भी नहीं होना चाहिए। धन का अभाव का मतलब क्या है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके अंदर कैपेसिटी है तो उसका लोग उपयोग करेंगे, लेकिन आपको मान सम्मान कभी नहीं मिलेगा। वो आप हमेशा कहीं ना कहीं एक कोने में आपको कुछ कमी नज़र आती रहेगी। और धन का प्रभाव यानी पैसा ज़्यादा हो जाए तो आदमी के 10 शौक पैदा हो जाते हैं। तो प्रभाव तो बात की बात थी, लेकिन अभाव नहीं हो तो मैं सुबह ट्यूशन पढ़ाता था, ट्यूशन के पैसे मैं घर पे देता था, और फिर 12 बजे के बाद अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करता था। मुंबई का कार्यकर्ताओं का मैंने बहुत प्रवास किया। मुंबई में आज भी ऐसे गलियां हैं, ऐसे छोर हैं जहाँ पर मुंबई में जीवन बिताने के बाद भी लोग नहीं गए हैं, लेकिन मैं वहाँ पर गया हूँ, ऐसा मैं बता सकता हूँ। एक किस्सा मैं ज़रूर बताऊँगा कि बीजेपी को 25 साल हुए थे और उसका आयोजन मुंबई में होना था। तो 25 टास्क दिए गए थे पार्टी की ओर से, उसमें से यूथ को एक टास्क दिया था कारगिल विजय दिवस। तो उस समय हम चुनाव हार गए थे और एक कार्यक्रम करना था। तो हमारे अध्यक्ष थे प्रकाश मेहता जी, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि तू कार्यक्रम करेगा और बाद में बाकी लोग आकर कुछ न कुछ कमी निकालेंगे, उससे अच्छा शांत रहे। एक दिन प्रदेश कार्यालय में पहुंचा तो प्रकाश जी बाहरी गेट पर मिले और बोले, अरे तुम्हें जो प्रोग्राम बोला है उसकी परमिशन मिल गई है, प्रमोद जी ने बुलाया है।
और प्रमोद महाजन जी बहुत बड़े नेता थे, उनके सामने जाने में हम सब डरते थे और मुझको उनके सामने खड़ा किया गया। प्रमोद जी ने नाम पूछा और कार्यक्रम होगा? मैंने बोला होगा। षणमुखानंद भरेगा? मैंने बोला भरेगा। बोले नहीं भरा तो? मैं बोला भरेगा। उन्होंने बोला अगर नहीं भरा तो मैं स्टेज पर नहीं बैठूंगा, मैं नीचे बैठूंगा, मंजूर है? मैंने कहा मंजूर है। बाहर निकला तो प्रकाश मेहता और विनोद जी ने बोला कि मुंबई और ठाणे मिलके करते हैं, बेसिक वाले भी हम नहीं कर पाते तो अकेला कैसे करेगा। मेरे जिद में थी कि हमारी टीम ने करना चाहिए और मैं फिर हमारे महामंत्री थे अतुल जी, उनके साथ बैठकर मैंने नाम निकाले 6780 नाम। और जैसे संजय उपाध्याय कैपेसिटी 20 आदमी के है, वो कन्विंस थे तो मैंने 10 लिखे। ऐसे करके इतने नाम निकाले और मैंने कहा अभी आप बोलो मुंबई ही करेगा, मुंबई का यूथ ही करेगा। तो उन्होंने मुंबई यूथ को परमिशन दी। पूरे मुंबई का हमने प्रवास किया। मेरी टीम को इमोशनल अपील की कि अगर षणमुखानंद नहीं भरा तो अगले दिन मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद पे से त्याग दे दूंगा। और जिस जगह पर बेसिक की तैयारी एक बस लाने की नहीं थी, 4-4 बस लोगों ने लाया। षणमुखानंद के अंदर जितने लोग थे उससे दुगना लोग बाहर थे। प्रमोद महाजन के जीवन का, षणमुखानंद का वो अंतिम कार्यक्रम कारगिल विजय दिवस का 25 जुलाई, और षणमुखानंद के बाहर हमने कारगिल विजय की वो प्रतिकृति, हमारे जवान चोटी पर तिरंगा फहरा रहे, वो भी बनाया था। कार्यक्रम इतना शानदार हुआ। प्रमोद जी ने 10 पूर्व जो सैनिकों ने अपने प्राण त्यागे थे उनके परिवार का सम्मान भी हुआ। और भाषण की शुरुआत में प्रमोद जी ने कहा कि मैंने मजाक में कही थी बात कि अगर सभागृह नहीं भरा तो मैं नीचे बैठूंगा, लेकिन मेरी मजाक की हुई बात को भी जितनी गंभीरता से संजय ने लिया, इसके लिए मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। और उसके बाद जब रजत जयंती अधिवेशन की तैयारी थी तो मेरे सीनियर्स की क्लास लगती थी, लेकिन मैं जब रिपोर्ट करने खड़ा था तो प्रमोद जी बोलते ठीक है तू बैठ। तो ये विश्वास अपने नेता का संपादित अपने परफॉर्मेंस से, एक जिद रहती थी कि मैं चापलूसी से नहीं, तो अपने परफॉर्मेंस से अपनी पहचान बनाऊं, अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाऊं, ये एक जिद रहती थी। ये रास्ता थोड़ा लंबा था, लेकिन मुंबई की राजनीति में मैंने आज भी उसी रास्ते पर चलने का सोचा है। जी सर, आप इतने साल से पॉलिटिक्स में हैं, तो मुझे पूछना था कि आप बीजेपी से हैं, पर आप कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं? कांग्रेस पहले जैसा था अभी कैसा है? और इनका मैं जब फ्यूचर कॉलेज में पढ़ता था उस समय लखनऊ से एक लड़की थी, मैथ्स में टॉप भी किया था उसने, और मुझको याद है विले पार्ले स्टेशन की सीढ़ी चलते समय उसने उस समय कहा था, 92-93 में बीजेपी की क्या पोजीशन थी ये आप लोग सोच सकते हैं कि अगर आपको पॉलिटिक्स में रहना है तो यू आर इन रॉन्ग पार्टी, आपको कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए थी। तो मैंने उसको तब कहा था कि मैं जिस सोच के लिए, जिस विचार के लिए काम करता हूँ, मैं सत्ता के लिए नहीं काम कर रहा हूँ, मैं उस विचार के लिए काम कर रहा हूँ, मैं राम मंदिर के लिए काम कर रहा हूँ, मैं 370 हटे इसके लिए काम कर रहा हूँ, मैं हिंदुत्व के लिए काम कर रहा हूँ। चुनकर आना, सत्ता में आना, ये हमने सोचा नहीं है, ठीक है। और दीवाने तो दीवाने, लेकिन हम लोग बीजेपी में ही रहेंगे। तब आज जैसे बीजेपी मजबूत है ऐसा नहीं था, लेकिन विश्वास था अटल जी में, विश्वास था आडवाणी जी में, विश्वास था देश की विचारधारा में, विश्वास था अपनी पार्टी में, विश्वास था अपने आसपास की जो लीडरशिप दिखती थी उनका जो हमारे साथ व्यवहार था, वो जिस प्रकार से आंदोलन में, एक्टिविटी में हम सबको लेकर जाते थे, प्रेरणा देते थे, और वो विश्वास आज सही हुआ है। राम मंदिर भी बना है, 370 भी हटा है। तो जिस चीज़ के लिए हमने कभी पाकिस्तान का झंडा जलाया होगा, जिस चीज़ के हमने मुंबई की सड़कों पर पुलिस की लाठियाँ खाई होंगी, वो पूरा मिशन आज हुआ है। तो मुझको लगता है हम भाग्यशाली हैं कि 500 साल से हमारे पूर्वज राम मंदिर का सपना देखकर जीते थे, लेकिन राम मंदिर में जाकर, भव्य राम मंदिर में जाके रामलला का दर्शन करने का सौभाग्य जीते जी मिला। हमारे सामने 370 हटा, और अब कश्मीर में तो राहुल गांधी भी जाकर बर्फ़ का मज़ा ले रहे थे। इस प्रकार का माहौल हमारी सरकार ने किया है। तो ये सोच है कांग्रेस के। तो कांग्रेस में पिताजी भी, कांग्रेस की क्या गलतियां थी, नेहरू क्या गलतियां थी, ये बचपन में उन्होंने पिरोया था। कॉलेज के समय भी कॉन्सेप्ट क्लियर था कि अपने विचारधारा में रहना है। और आज तो कांग्रेस किस प्रकार से भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस का कोई फ्यूचर मुझको नहीं लगता, क्योंकि लोगों का मोदी जी की उस बात पर कि परिवारवाद के खिलाफ रहना, तुष्टिकरण नहीं करना,
कांग्रेस ने बहुसंख्य हिंदुओं को अपमानित करने का ही काम किया, उनको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड ही लिया और मुस्लिम अपीजमेंट की बात की। ये कहीं न कहीं हिंदू समाज को छुभ रहा था और अब हिंदू समाज जागृत हुआ है। आज भी वो लोग सनातन को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, शक्ति का अपमान कर रहे हैं, राम के अस्तित्व पे प्रश्न उठा रहे हैं, राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं, राम सेतु को काल्पनिक कह रहे हैं, दक्षिण और उत्तर को अलग अलग करने की बात कर रहे हैं, सनातन को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। ये कोई बात हमको यहाँ से स्वीकार नहीं। और उसके विपरीत मोदी जी सनातन के विस्तार की बात कर रहे हैं, भारत की विचारधारा को पूरे विश्व में लेकर जा रहे हैं और इसके लिए हम पूरे विश्व को अपना परिवार मान रहे हैं। तो हमारी सोच व्यापक है, हमारी सोच का लोगों ने स्वीकार किया है और इसके लिए मुझको लगता है कि कांग्रेस का भविष्य नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस मेहनत से लोगों का विश्वास संपादित करके आगे बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य उज्जवल है। आप जिस अभी पोजीशन में हैं, इससे अगर आपको ऊपर की पोजीशन मिलती है एमएलए या एमपी की, तो आप लेंगे? मैं राजनीति में हूँ, मिलेगी तो क्यों नहीं लूँगा, निश्चित लूँगा। लेकिन वो हर चीज़ करने के पहले मैं उस लायक पात्र हूँ कि नहीं, वो बनाने के लिए जो चीज़ें करना है वो हर चीज़ करता रहूँगा। क्योंकि दूर दूर तक मेरे परिवार में कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि में नहीं था, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों को पाने के लिए मुझको संघर्ष करना पड़ेगा और मुंबई में बीइंग उत्तर भारतीय ये संघर्ष और बढ़ा जाता है कि परफॉर्मेंस के बाद भी एक स्कोप लिमिटेड रहता है। लेकिन मैं वो सोचकर आया नहीं था, मैं इस पार्टी में संगठना में काम करने की सोच लेकर आया था और एक साधारण से चाल के घर में रहने वाला एक लड़का वो मुंबई की यूथ का अध्यक्ष बनता है, मुंबई बीजेपी का यंगेस्ट जनरल सेक्रेटरी बनता है, प्रदेश का सेक्रेटरी बनता है, नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर बनता है, पार्टी की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, सबसे बड़े बड़े टास्क में पार्टी इसको आग्रह से लेती है। तो ये मेरे लिए गर्व और अभिमान का बात है। मैंने अपने काम से, परफॉर्मेंस से अपनी उपयोगिता बताई है। ये उपयोगिता जब तक रहेगी पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी और इसके लिए फिट रहना, सकारात्मक रहना, निगेटिव बातों को नहीं सोचना, ठीक है। मुझको हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी ने जब द्वितीय वर्ष में हम लोग सीख रहे थे तो आरएसएस छोड़कर बाकी संस्थाओं के जो लोग थे उनके साथ इंटरेक्शन किया था। उसमें हम लोग 15-20 लोग थे और सबका परिचय हुआ। तो उस समय उन्होंने मुझको बताया था कि जिस क्षेत्र में आप हो राजनीति में, एक दिन आपको लगेगा कि आपने दुनिया जीत ली और अगले क्षण आपको लगेगा कि आपका सब कुछ ख़त्म है। इतने पीक और नीचे जाकर आपको जीना है। तो सबसे अधिक मानसिक संतुलन का काम पॉलिटिक्स में है, बहुत संयम रखने का काम पॉलिटिक्स में है। तो इतनी मानसिक स्थिरता, संयम रखेंगे तो यश मिलेगा। मुझको लगता है वो बातें मुझको आज भी याद रखती है और इसके लिए कभी कभी जब बहुत अच्छा करता हूँ तो भी एक लंबी सांस लेके अपने आप को नॉर्मल कर लेता हूँ और जब कोई चीज़ तकलीफ़ देती है, पीड़ा देती है, तब भी एक लंबी सांस लेके थोड़ा वक्त छोड़ देता हूँ, अपने आप को सेटल कर लेता हूँ। लेकिन नकारात्मकता की ओर नहीं जाता, निगेटिव नहीं बोलता, नॉनसेंस नहीं बोलता, लूज कमेंट नहीं करता। इसका एक उपयोग है जी। एक वाकया मैं चाहूँगा राहुल जी आप इसको ऐड करो। मुंबई में कई बार ब्लास्ट हुए, सीरियल ब्लास्ट का मुंबई के साथ नाता है। मुंबई के ट्रेन में ब्लास्ट हुए थे। आपको याद होगा कि 7 स्टेशन पर ट्रेन में शाम के समय ब्लास्ट हुआ था। उस समय हम लोग दादर के हमारे बीजेपी कार्यालय में थे। पहली ब्लास्ट हुई तो मुझको फ़ोन आया कि रेलवे में ब्लास्ट हुआ। हमने जाके टीवी खोली, टीवी खोलने तक दूसरी, तीसरी, चौथी इस प्रकार की न्यूज़ आती रही। मैं और हमारे महामंत्री निरंजन शेट्टी साथ में थे। हम लोग बाइक पर माहिम के लिए निकले तो रास्ते पर जो मंजर देखा कि लोग एकदम हताश, क्योंकि ट्रेनें बंद हो चुकी थी और लोग पैदल चल रहे थे। और हम लोग भी किसी तरह माहिम स्टेशन पहुँचे। हमारे नेता गोपीनाथ मुंडे जी माहिम पर आए थे। वो जिस प्रकार से लोग मरे मुंबई के लिए, वो बहुत ही दर्दनाक घटना थी। और थोड़ी देर बाद पता चला कि मेरी पत्नी भी उस ट्रेन में थी माहिम पे। उस डब्बे में ब्लास्ट नहीं हुआ था और आगे वो ट्रेन से जंप मार के उतरी, पैदल गई और कहीं बैंड्रा में जाके किसी लैंडलाइन से उसने फ़ोन किया। मुझको ये पता चला कि वो सुरक्षित है और फिर वो
अपने घर गई, जिस प्रकार से लोग मरे, निर्दोष लोग मरे, लगता था कि हमने कुछ करना चाहिए। और तब मुंबई में हमने यूथ अगेंस्ट टेररिज्म करके बोरीवली से चर्चगेट और चर्चगेट से कोलाबा होते हुए मुलुंड की 125 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाली थी। 7 दिनों की यात्रा थी। और जब निकाली थी तब जब मैं परमिशन लेने गया था तो हमारे एक पदाधिकारी कहता, तू अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है क्या कि लोग तेरे गले में हार डालेंगे। लेकिन मेरी जिद थी कि अगर पार्टी परमिशन नहीं देगी तो हम जो 4 पदाधिकारी हैं वो खुद पैदल चलेंगे, लेकिन अपना कमिटमेंट पूरा करेंगे, अपनी यात्रा पूरी करेंगे। और मुंबई के अध्यक्ष प्रकाश मेहता के पास गए तो वो उनका बहुत ही प्रेरणादायी विश्वास हम सबको मिला। उन्होंने कहा, तुम लोग तैयारी करो, जो कम पड़ेगा मैं देखूँगा। हमारे पास पैसे नहीं थे उस समय, 20 लाख से ज़्यादा उसमें खर्चे हुए, लेकिन बोरीवली से यात्रा शुरू की। बहुत सारे युक्तामुखी आई थी उसके उद्घाटन में। सावरकर उद्यान में 2,500-3 हज़ार लोग तो थे। और जब यात्रा की शुरुआत की तो मैं 300 मीटर चलने के बाद मैंने थोड़ा सा सोचा कि केवल मैं चल रहा हूँ कि लोग भी मेरे साथ चल रहे हैं। मैंने इस प्रकार से देखने की कोशिश की तो पीछे लोगों का हुजूम था, तो मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ा। और जैसे ही एसवी रोड पर आया, गोपाल शेट्टी जी ने एक लिफाफा देते हुए कहा कि संजय पैसे रखना। मैंने महामंत्री बोला कि पैसे लेना। पैसे की व्यवस्था होती गई, कार्यक्रम होते गया, कंपटीशन लगते गए। आज लोग बैनर होर्डिंग लगाते हैं, लेकिन हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स था, तो हम 2 जिलों में रात को बैनर लगाते थे जहाँ पे हमारा यात्रा पूरी होती थी, और फिर रात को बैनर लगा के अगले ज़िला में वो बैनर हम लोग यूज़ करते थे। इस प्रकार से हमने पैसे का मैनेजमेंट भी उसमें किया। और वो ऐसा आंदोलन था कि आपके घर पे यात्रा जाती है तो मतभेद के बाद भी बीजेपी में काम करने वाले हर लोग उस यात्रा में सम्मिलित हुए। और आज भी जब मैं मुंबई में जाता हूँ तो लोग उस यात्रा का उल्लेख करते हैं। जी सर, आपने पूरे पॉडकास्ट में अपने पिताजी के बारे में बहुत बताया था। ये लास्ट था कि आप कुछ वर्ड्स में जो आपने अपने पिताजी से सीखा है बता सकते हैं, थोड़े से वर्ड्स में, आज तक आपने लाइफ में उनसे क्या सीखा है? जब पिताजी ने मुझको राजनीति में जाने के लिए प्रोत्साहित किया तो मुझको लगता था कि उनके मन में कहीं कोने में इमरजेंसी में वो नहीं सहभागी हुए, वो पीड़ा थी और वो मुझको इस क्षेत्र में देखना चाहते थे। इसलिए एमएससी पढ़ाने के बाद भी नौकरी करने का आग्रह नहीं किया। मेरे सारे साथी अमेरिका में हैं, मैं यहाँ पर हूँ। माँ डांटती थी लेकिन पिताजी ने कभी डांटा नहीं, पिताजी ने सपोर्ट किया। और उन्होंने एक ही कहा था कि शिवाजी पार्क की भीड़ में लाखों लोग सामने बैठते हैं, लेकिन काम ऐसा करना कि एक दिन शिवाजी पार्क की सभा में मंच पर होना। और जिस दिन उस मंच पे मैं संचालन कर रहा था, मैंने पापा को बोला कि जो आपने बोला था आज मैं पूरा कर रहा हूँ। आज आप वीआईपी में बैठिए और मेरे को संचालन करते हुए शिवाजी पार्क के मंच पर देखिए। जब मुझको महाराष्ट्र शासन में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली, महामंडल मिला, हाउसिंग की जिम्मेदारी थी, और जब मैं माँ पिताजी का आशीर्वाद लेने गया तो मेरे पिताजी ने मुझको बोला कि ईमानदारी से काम करना, लोगों का घर बनाने की जिम्मेदारी है, घर अच्छा बनाना, पैसे के पीछे मत जाना। ये सोच, ये सीख मेरे परिवार की थी। तो परिवार आज भी सादगी में रहता है। अपनी ज़रूरतों को अगर पूरा करना है तो उसके लिए अपने आप को कैपेबल करना, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करना, अपने आप को फिट रखना, सुबह जल्दी उठना, ठीक है, शरीर के लिए ध्यान रखना, माँ सरस्वती का पुत्र बनना। मेरे घर में पिताजी सरस्वती की पूजा करते थे। उन्होंने कहा सरस्वती की पूजा करोगे तो लक्ष्मी अपने आप आएगी। कम लोग सिखाते हैं, लेकिन मेरे पिताजी ने माँ सरस्वती का ही पूजा करने को कहा। उनका फिटनेस तो सामने ही था, हम लोग टीवी देखते थे और पिताजी बोलते तुम लोग टीवी देख के बॉडी बनाओ, लेकिन बॉडी तो वर्जिश करने से, मेहनत करने से, योगा करने से ही बनेगी। तो पिताजी की बहुत बातें हैं जो इंस्पायर करती है। तो इसलिए अकेले में कई चीज़ें जो पिताजी ने बताई थी। एक बार मैं अपनी बस्ती में सार्वजनिक वाचनालय बना रहा था, मैंने बना भी दिया, लेकिन बीजेपी का प्रभाव बनेगा तो लोगों ने उसका विरोध कर दिया। मैंने पहले ही बताया हमारा क्षेत्र बीजेपी के लिए सकारात्मक नहीं था। और उस दिन मैं बहुत दुखी हुआ, मुझको लगा मारामारी करनी चाहिए, मैं उनको मारूंगा। हमारे पास टीम भी थी, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि अगर गड्ढा है तो गड्ढे में कूद के आगे जाना ये ज़रूरी नहीं है। मान अपमान इतना सस्ता चीज़ नहीं है। गड्ढे के किनारे से आगे बढ़ जाओ, अपनी मंजिल को पाओ। अगर आगे बढ़ोगे तो एक दिन वही लोग आपके पास आएंगे।
और वो हुआ, जिन लोगों ने विरोध किया था, आज भी कई बार काम के लिए वो मेरे पास आते हैं। वो तब हुआ, अगर मैं उस दिन मारामारी करता तो मैं उसी चौक पर मैं भी एक गुंडा बना होता। लेकिन पिताजी की सोच थी कि टकराव को अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज़रूरत हो तब कोर्ट कचहरी में जाना चाहिए, वरना समन्वय से, सामंजस्य से बीच का रास्ता निकाल कर अपनी गाड़ी आगे रहना चाहिए। तो पिताजी का बहुत बड़ा योगदान और माँ का बहुत बड़ा योगदान जी सर। जीवन में है ही। अभी एक गेम खेला जाएगा जिसमें हम आपके बारे में जानेंगे कि आप सोचते क्या हैं, सिर्फ एक छोटे से वर्ड में, ठीक है? संघर्ष। हर मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन का अभिन्न भाग, और बिना संघर्ष के जीवन में सफलता नहीं मिलती है। मीडिया। मीडिया दिशा भी देती है और भटकाती भी है, और उसके लिए मीडिया को सही तरीके से समझना और प्रसिद्धि के मायाजाल में न अटक के अपने काम को करते रहना, ये सफलता की कुंजी हो सकती है। मुझे खुद ये वर्ड बहुत अच्छा लग रहा है, और आप इसके बारे में जो सोचते हैं आप बता सकते हैं। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद हो या हमारे देश के बहुत सारे युवक जिनसे प्रेरणा लेते हैं, ऐसे महापुरुषों का अगर केवल नाम लिखे तो ग्रंथ बन सकता है, लेकिन इनकी फ़ोटो, इनकी किताब घर में होगी तो आपके घर में सकारात्मकता होगी। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ कि हमारे समय में कॉलेज की लड़कियाँ सलमान खान, शाहरुख खान की फ़ोटो अपने बेडरूम में लगाया करती थी, और कॉलेज जीवन में मैं उनसे संघर्ष करता था कि आप लोग स्वामी विवेकानंद की फ़ोटो घर में लगाओ, उनकी किताब रखो, तो आपके घर में सकारात्मक सोच होगी। उस समय मेरी बात को वो लोग अन्यथा लेते थे, मुझको ऑर्थोडॉक्स समझते थे, लेकिन आज अमेरिका से फ़ोन करके कहते हैं कि आप सही थे। जी सर, तो यही पॉडकास्ट था हमारा। मिलते हैं नई पॉडकास्ट में, और थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार राहुल जी।